हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्पेशल फार्मूले पे बेस्ड जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाया था वो उम्मीद है आपने देख लिया होगा और उम्मीद है मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए और उसे मैं किसी दूसरे वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो मैं और एक स्पेशल फॉर्म पे बेस्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर बना रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं ऐसे जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें मेरा वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो जिस स्पेशल फॉर्म पे बेस्ड है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको मैंने वीडियो में अपलोड भी कर दिया है। अगेन आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो वो जो स्पेशल फॉर्म जिस पे आज के क्वेश्चन बेस्ड हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली वो स्पेशल फॉर्म एक तरह से खुद अपने में क्वेश्चन है। तो वो जो फॉर्म है एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और उस फॉर्म पे बेस्ड फिर और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्म को समझते हैं। तो इस फॉर्म को मैंने क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है। अच्छा, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है जो स्पेशल फॉर्म पे बेस्ड है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स टू दी पावर n+1 dx। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा एक फैक्टर जो है वो x होना चाहिए और जो दूसरा फैक्टर है वो x टू दी पावर n+1 का फॉर्म होना चाहिए। मतलब इस दूसरे फैक्टर में एक x होना चाहिए जिसकी पावर कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत सारे x नहीं होना चाहिए। दूसरा फैक्टर कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है लेकिन उसमें x की डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन x का सिर्फ नॉर्मल केस में एक ही टर्म होना चाहिए और दूसरा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज कुछ स्पेशल केसेस में निकल सकता है बट हरदम नहीं निकलेगा। तो इसमें इस तरह का अगर फंक्शन है तो इसमें हम बेसिक ऑब्जर्वेशन देख के एक स्पेशल फॉर्म यूज कर सकते हैं और उससे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या स्पेशल तरीका है जिससे ये सॉल्व होगा, तो उसका बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या निकलेगा। रेशनल फंक्शन, सिंपल सा रेशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर कोई कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में x टू दी पावर n है, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। इस तरह का रेशनल फंक्शन अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर -n, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -n इंटू एक्स टू दी पावर -n और फिर -1। तो इसको सॉल्व करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -n इंटू 1/x टू दी पावर n+1, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -n इंटू 1/x टू दी पावर n इंटू x। ये इसमें स्पेशल ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, तो अगर इस तरह के रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में भी एक जो वेरिएबल पार्ट आएगा वो भी रेशनल फंक्शन आएगा और उसकी जो डिग्री है वो इससे एक ज़्यादा आएगा। ओरिजिनल फंक्शन है उससे एक ज़्यादा आएगा, देखो n+1 आ रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे इसके डिनोमिनेटर में x टू दी पावर n है तो डिफरेंशिएशन के बाद जो मुझे एक्सप्रेशन मिला है उसमें भी डिनोमिनेटर है जिसकी उसमें भी डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर क्वेश्चन में जो डिग्री थी उससे एक ज़्यादा है, या क्वेश्चन में जो वेरिएबल पार्ट था डिनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में उसी वेरिएबल में x मल्टीप्लाई होके आ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है।
इसका यहां पे यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x देख रहे हो ये x मल्टीप्लाई है, ये x मल्टीप्लिकेशन यहां भी है, और यही एक इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं सिंपल सा इस फंक्शन की बात करता हूं। तो x टू दी पावर n प्लस 1, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये जो फैक्टर है इसमें जो x की हाईएस्ट डिग्री है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो उसको कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा x, इसमें से x टू दी पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें x टू दी पावर n का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई था वो यहीं पे है, डिवीजन वाला टर्म इस दूसरे फैक्टर में डिवाइड हुआ, तो इससे अलग अलग उसको अलग अलग टर्म में करके डिवाइड कर दिया, तो इसमें जब डिवीजन हुआ तो 1 आया, और इसमें जो डिवीजन था तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n बचा। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x टू दी पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n। तो देखो यहां पे मुझे एक एक्सप्रेशन यहां पे 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n मिल रहा है, और जो दूसरा इसका प्रोडक्ट है न्यूमरेटर के हिसाब से देखो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 मिल रहा है, और देखो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें वेरिएबल वाला पार्ट यहां प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर तुम इस पूरे को t रख लेते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इस पूरे को t रख लेते हो तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहां पे ये सारा टर्म मैं मिटा देता हूं, और यहां तक मैं इसे रहने देता हूं, और इसके बाद हम इसी ऑब्जर्वेशन पे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये x तो है ही बाहर में, और इनटू ये जो दूसरा फैक्टर है x टू दी पावर n प्लस 1, इसमें से मैं x टू दी पावर n कॉमन ले लेता हूं, और जैसी मैं x टू दी पावर n कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n dx। तो ये मेरा फॉर्म आ जाएगा, मतलब मैंने एक तरह से तुम बोल सकते हो x टू दी पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाला जो x टू दी पावर n है वो इस तरह से बाहर में लिखा हुआ है, और डिवीजन में जो मैंने x टू दी पावर n किया था वो दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड हो गया। पहले टर्म में डिवीजन किया तो वो 1 आ गया, और दूसरे टर्म में 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n आ गया। अब क्योंकि बाहर में एक x एज ए फैक्टर था, तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो बाहर जो है x की पावर n प्लस 1 आ गई है, और जो दूसरा फैक्टर है उसमें वेरिएबल पार्ट जो है उसमें 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n है, और हम देख चुके हैं इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो है पावर एक ज़्यादा बढ़ के आती है। तो इस तरह से अगर मैं इस पूरे फैक्टर को t रख लूं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इसके डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 ये मिलके x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएंगे। तो जब मैं इसको t लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन में वेरिएबल पार्ट 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 होता है, जो यहाँ आ रहा है, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n dx। अब मैं क्या करता हूं कि 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n को मैं t ले लेता हूं, फिर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो जैसे डिफरेंशिएट करूंगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन माइनस n अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इस तरह से मेरे पास dx इक्वल टू आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 dt। अब ये जो हमारा रिप्लेसमेंट है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस 1
इस पूरे को मैंने t एज्यूम किया है तो ये t हो जाएगा। dx की जगह मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस n dt। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा फर्दर तो x टू दी पावर n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1 कट जाएगा और बचेगा माइनस 1 बाई n 1 अपॉन t dt। और अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n लॉग t प्लस c। और जिस फंक्शन को t से रिप्लेस किया था, जिस एक्सप्रेशन को t से रिप्लेस किया था, वो एक्सप्रेशन में t की जगह पे डाल देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई n लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n प्लस c। और इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब ये हमारा एक स्पेशल फॉर्म है और इस पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये जस्ट इसी फॉर्म पे बेस्ड है, इसके भी डिनोमिनेटर में x एज ए फैक्टर प्रेजेंट है और जो दूसरा फैक्टर है वो एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है जिसमें x की पावर 4 है। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया क्या है कि जो x की हाईएस्ट पावर है कॉमन ले लो। जैसे ही x टू दी पावर 4 कॉमन लूँगा वो इस बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होकर x टू दी पावर 5 बन जाएगा। कॉमन लेने की वजह से मेरे पास यहाँ जो दूसरा फैक्टर है उसके अंदर मेरे पास एक्सप्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3। और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 जो है उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये देखो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे उसमें 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 एज ए फैक्टर आएगा और यहाँ पे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन में तो वो कैंसिल आउट किया जा सकता है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो वही प्रोसेस हम यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 4 अपॉन एक्स और इस दूसरे फैक्टर से एक्स टू दी पावर 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 dx। तो ये सॉल्व होके मेरे पास आ गया 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3। और जब मैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसमें जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वेरिएबल वाला पार्ट आएगा वो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 आएगा और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 मेरा यहाँ प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 इसको मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx को मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 5 dt डिवाइडेड बाय माइनस 4 और वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 इंटू टी और dx की जगह पर आ जाएगा x टू दी पावर 5 dt डिवाइडेड बाय माइनस 4। x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 4 भी कैंसिल आउट हो गया, जो माइनस था वो बाहर आ गया, माइनस 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग टी है, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। अगेन टी को जिस एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस किया था वापस वो एक्सप्रेशन डाल देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग और t की जगह पे 3 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी रख दिया जाता है और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग
3x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। अब लॉग में क्या होता है, लॉग के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर में लिखा जा सकता है। तो लॉग के साथ कोफिशिएंट -1 है, -1 को इसकी पावर में ले जाया जा सकता है। जैसे ही इसकी पावर में ले जाऊंगा तो फिर जब मैं उस पावर को सॉल्व करूंगा तो क्योंकि -1 पावर में होगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया log x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस c। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3x टू दी पावर 4, 1 अपॉन एक्स प्लस 3x टू दी पावर 4 dx। अब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं आया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है उसमें x कॉमन है, तो उस x को डिनोमिनेटर में अगर मैं कॉमन ले लूं तो वो इस फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 3x क्यूब आ जाएगा और वो इस तरह का फॉर्म है। तो डिनोमिनेटर से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास जो दूसरे ब्रैकेट, तो जो मेरे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा वो होगा 1 प्लस 3x क्यूब dx। अगेन ये सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन है, तो इस तरह का फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें से x क्यूब कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही x क्यूब कॉमन लूंगा वो इस x के साथ मिलके x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, और 1 अपॉन एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होगा, और वो मेरा न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, x टू दी पावर 3 कॉमन ले लेता हूं, तो दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 dx, और ये जो होगा फिर सॉल्व होके हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 dx। अब ये जो दूसरा फैक्टर है 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, उसको मैं t ले लेता हूं। तो लेट 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू dt बाई dx। तो जो dx है मेरा वो आ जाएगा x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय -3 dt। अब इसको मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू टी, और dx की जगह पे आ जाएगा x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय -3 dt। तो x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 कैंसिल, -1/3 एक कांस्टेंट फैक्टर है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/t dt ये आएगा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/3 log t प्लस c, और t का रिप्लेसमेंट जिस एक्सप्रेशन के लिए किया था वो वापस डाल देता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -1/3 log 1/x क्यूब प्लस 3 प्लस c। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो -1/3 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3x क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस c, और क्योंकि log के आगे जो एक कोफिशिएंट है -1/3, तो इसमें से -1/3 को अगर मैं -1 इंटू 1/3 की तरह देखूं तो -1 एक कोफिशिएंट है, वो log के साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर में जा सकता है। तो -1 जब इसकी पावर में चले जाएगा तो उसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे, और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 log x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x क्यूब प्लस c। अब इसी पे बेस्ड एक फोर्थ क्वेश्चन है जो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें है इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में है x टू दी पावर 4 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें,
अब ये जो तुम्हारा रेशनल एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं डिनोमिनेटर में ही प्रेजेंट हो, अगर ये पार्ट न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको टी लोगे, उसका डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर एग्जिस्ट करता है, तो वो सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो जाएगा, जो कि यहां पे हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे देखो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर 1/4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लेना चाहिए? एक अप्रोच तो ये लिया जा सकता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है पावर का वो खत्म हो जाए, या दूसरा जो यहां पे हम यूज करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें से x की इतनी डिग्री कॉमन लो कि जब वो ब्रैकेट से बाहर आ जाए, जब वो ब्रैकेट से बाहर आए तो फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करने पे उसकी पावर जो है वो इंटीजर बनी रहे। तो वो हम एक कॉमन लेके देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आके इंटीजर बना रहता है तो डिनोमिनेटर में भी x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो सॉल्व हो सकता है। तो ये अप्रोच हम एक यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें इसमें से कितनी पावर कॉमन लेनी चाहिए, x की कितनी डिग्री, तो हमें यहाँ पर x की कितनी डिग्री कॉमन लेनी चाहिए जब वो इस ब्रैकेट से बाहर आए, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो पावर 1/4 है, तो x की कितनी डिग्री हमें कॉमन लेनी चाहिए, या तो x⁴ कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है पावर में जो फ्रैक्शन पार्ट है वो तभी सॉल्व होगा जब x की डिग्री इसके डिनोमिनेटर के मल्टीपल में हो। जैसे पावर 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो सॉल्व होके वो 1 आ जाएगा, x⁸ कॉमन लेंगे तो वो जब इसके साथ सॉल्व होगा तो 2 आ जाएगा। कैसे? तो जैसे यहाँ पे मैं x⁴ कॉमन लेता हूँ, सबसे छोटा पार्ट जो है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है इसमें से मैंने x⁴ कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचा 1 माइनस x/x⁴। मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है, और ये होल टू दी पावर 1/4 है, डिनोमिनेटर में x⁵ है और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखो क्या होगा, तो इसमें दो फैक्टर प्रेजेंट है, x⁴ और ये वाला फैक्टर, तो जो होल पावर है दोनों में अलग अलग हम लिख सकते हैं, दोनों फैक्टर में अलग अलग डाल के हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴ होल टू दी पावर 1/4, x⁴ होल टू दी पावर 1/4, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x³ होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x⁵ dx। और ये सॉल्व होके आ जाएगा, क्योंकि पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/x³ होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x⁵ dx। अब देखो इस x से अब ये एक x है वो डिनोमिनेटर से सॉल्व हो सकता है, डिनोमिनेटर में x⁴ बचेगा। तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एक फैक्टर आएगा 1/x⁴, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर एक टर्म आ रहा है 1/x³। तो जब भी मैं अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो 1/x³ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसमें वेरिएबल पार्ट 1/x⁴ आएगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x⁴ इंटू 1 माइनस 1/x³ होल टू दी पावर 1/4 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन में ये वेरिएबल पार्ट आएगा, जैसा कि मैंने यहां बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। तो हम क्या करते हैं यहां पे, अगेन लेट 1 माइनस 1/x³, इसको मैं t एज्यूम करता हूं। अब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3/x⁴ इक्वल टू dt/dx। तो dx मेरे पास आ जाएगा x⁴/3 dt। अब ये जो भी मैंने एज्यूम किया था उसको मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/x⁴ t⁴ dx की जगह पे हो जाएगा x⁴/3 dt।
तो x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 कट जाएगा, 1/3 वेरिएबल वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1/4 dt। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 1/3 t टू दी पावर 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस c। अब मैं t को जिस एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस किया था वो एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 4/15 और t की जगह 1 माइनस 1/x³ डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन पेपर में जो 5th क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। वो भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर है ax माइनस x² dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये भी इसी तरह के फॉर्म में आ सकता है। यहाँ भी देखो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा तुम्हें, 2-3 स्टेप्स तुम्हें सोचने होंगे कि ऐसा करने के बाद मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा और क्या वो सॉल्व हो सकता है या नहीं, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 स्टेप्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, बाहर तो मेरे पास x है, इसमें हाईएस्ट पावर x² है। अगर मैं x² कॉमन निकालूं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि मैंने x² कॉमन लिया है, पावर इवन है तो वो बाहर आ सकता है। तो जब x² जो मैंने कॉमन लिया है तो उसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर आके वो सिर्फ x बनेगा। जब बाहर आके x बनेगा तो इस x से मल्टीप्लाई होके वो x² हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/x² एक फैक्टर मिल गया है, और अंडर रूट के अंदर से क्या कॉमन लिया था, x²। तो जैसे ही x² कॉमन लिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास टर्म बचेगा वो होगा a/x माइनस 1। तो मुझे a/x माइनस 1 मिल रहा है, a/x मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें मेरे पास जो वेरिएबल फैक्टर है वो 1/x है। 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² हो, और 1/x के डिफरेंशिएशन में 1/x² एक वेरिएबल फैक्टर मिलेगा, और 1/x² यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो देखते करते हैं उसे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से x² कॉमन लेते हैं। तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा a/x माइनस 1 dx। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 2 फैक्टर है, x² इंटू a/x माइनस 1। तो जो स्क्वायर रूट है दोनों फैक्टर पे है, तो दोनों को, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो जो हमारा फैक्टर रूल है मल्टीप्लिकेशन का वो लगा लेते हैं। तो अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग अलग आएगा, तो क्योंकि x² के ऊपर जैसे ही अंडर रूट आएगा तो वो x बन जाएगा। तो हमारे पास इसलिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x, ये जो x² है अंडर रूट के अंदर वो भी x बन जाएगा, और ये जो अकेला टर्म है वो अंडर रूट के अंदर बचेगा a/x माइनस 1 dx। मुझे ये इंटीग्रेट करना होगा, तो इसलिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/x² अंडर रूट के अंदर a/x माइनस 1 dx। तो अब क्या हो जाएगा, देखो जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें 1/x एक वेरिएबल वाला फैक्टर है, और उसका डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल फैक्टर 1/x² आता है जो यहाँ पे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, a/x माइनस 1 को t ले लेता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे अंडर रूट के साथ सॉल्व करना पसंद नहीं है तो तुम t² भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं t लेके सॉल्व कर लेता हूँ, और जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस a/x² इक्वल टू dt/dx। तो dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस x²/a dt, और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1/x² अंडर रूट t, dx की जगह पे आ जाएगा माइनस x²/a dt। तो यहाँ पे x² कट जाएगा, माइनस 1/a एक कांस्टेंट फैक्टर है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस 1/a 1/√t dt। तो ये हो जाएगा माइनस 1/a, और
अंडर रूट और 1 अपॉन अंडर रूट मतलब टी टू दी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये आ जाएगा -1/a इंटू टी टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2√t प्लस सी। तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा -2/a अंडर रूट a/x -1 प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन हो तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इस तरह का फॉर्म इस तरह का फॉर्म तुम्हें दे रखा हो, किसी दूसरे फॉर्म को भी तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए ऐसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए और जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लड के वाटर की तरह। जैसे वो कहीं भी बह जाता है वैसी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी इसी तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन को देखो तो तुमने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सब तुम्हारे दिमाग में एक तरह से फ्लो होना चाहिए और तुम्हें उसमें से ढूंढना है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन मैं किसी दूसरी जगह कैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई ये क्वेश्चन है x + 1 x + 2 dx। अब अगर ये क्वेश्चन आए तो जो है हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं। जस्ट तुम्हें अपने जो ऑब्जर्वेशन है स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस तरह से कैसे कर सकता हूं, तो देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ये x + 1 है, ये एक लीनियर फंक्शन है, तो इसको मैं x की तरह देख सकता हूं। और जब मैं x की तरह इसे देख सकता हूं तो बेसिकली इसमें भी बाहर x है, तो बेसिकली ये इसी तरह का फॉर्म आ जाएगा। तो अगर मैं इसको x की तरह देख सकता हूं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मतलब क्या हुआ कहने का कि मैं क्या करूं, यहां पे x + 1 को मैंने t ले लिया, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन है तो dx डायरेक्ट dt में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई वेरिएबल वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसको x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये dx = dt आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे x = मैं t-1 लिख सकता हूँ। अब ये अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो देखो ये किस तरह का फॉर्म आ गया, t x की जगह t-1 रखा तो ये बन गया t + 1 dt। अब देखो ये इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें मैं क्या करूं, तो इसको भी मैं आगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ये इस तरह के फॉर्म में आ गया तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो फैक्टर है इसमें से मैं t कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने t कॉमन लिया तो ये हो गया t², यहां पे हो जाएगा 1 + 1/t dt। अब देखो यहां पे 1/t प्रेजेंट है और मैं इस ऑब्जर्वेशन में देख चुका हूं कि अगर मैं 1/t का डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा जो डिफरेंशिएशन है उसमें वेरिएबल फैक्टर 1/t² होगा और वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये हो गया। अब मैं 1 + 1/t को y एज्यूम कर लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा -1/t² = dy/dt, और यहाँ से हमारे पास dt = आ जाएगा -t² dy। अब इसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1/t² × y और dt की जगह पे आ जाएगा -t² dy। तो t² कट गया, -1/y dy, तो ये बन जाएगा -log y + c। अब y को जिस एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस किया था वो एक्सप्रेशन डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा -log 1 + 1/t + c, और t को जिस एक्सप्रेशन के लिए रिप्लेस किया था वो एक्सप्रेशन डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा -log 1 + 1/x + 1 + c, और अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो ये आ जाएगा -log x + 2 / x + 1 + c, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको भी इस फॉर्म में लाके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब चीजें तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो कि कैसे एक कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं।